हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट को देखेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है, उसका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, और ये सेकंड वीडियो है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो फर्स्ट आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, और उसके बाद से आप इस वीडियो को आके देख सकते हैं। तो जैसे वहाँ पे मैंने 114 114 क्वेश्चंस को हमने डील किया था, तो आज हम यहाँ पे 115 से स्टार्ट कर रहे हैं, और आगे के जो उसके आर्टिकल्स हैं वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और देखते हैं कि कैसे जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस में क्रॉस द इंडिया, बी इट यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, और डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीएस एग्जामिनेशन, जुडिशियल एग्जामिनेशन, और जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से हमें कोई क्वेश्चन ना छूटे या उसको ईज़िली हम टैकल कर सकें, उसको ईज़िली हम आंसर कर सकें, उसके लिए ये हमने स्टार्ट किया है एक सीरीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। स्पेशली उसको महत्व देके, ताकि जो बच्चे या जो लॉ बैकग्राउंड से नहीं हैं, जो एस्पिरेंट्स लॉ स्टूडेंट नहीं रहे हैं, उनको इजी हो जाए और वो आराम से और ईज़िली कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाएँ, और जो भी एग्ज़ाम्स वो क्रैक करना चाहते हैं वो इजीली क्रैक कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 से। तो ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज एसोसिएटेड विथ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51 कैपिटल ए। फिर है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा बी, 42nd अमेंडमेंट। फिर आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों सही हैं, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय मैंडामस और एनी अदर लीगल रेमेडी। फिर है आपका सेकंड, इफ़ द स्टेट सीक्स टू प्रमोट एनी ऑफ दीज ड्यूटीज़ दैट कैन बी डन ओनली थ्रू मेथड्स परमिटेड बाय एंड इन कंसोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस हैव बीन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। तो अगर इसके आंसर को आप देखेंगे, इसके ऑप्शंस को आप देखेंगे, तो उसका जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ देम, ये आपका आंसर होगा। बिकॉज ऑप्शंस मैं आपको पढ़ कर बता देता हूँ, अब देख लीजिए। टू डायरेक्ट ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट इंडियन टू गिव वीकली लेसन्स इन द फर्स्ट 10 classes relating to the protecting and improvement of the natural. फिर है, to get books written for the said purpose and to distribute them free of cost. To introduce short term courses for training of teachers who teach this subject. तो ये अगर देखें तो ये सब होगा, तो ऑल ऑफ देम इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है 119, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा है। तो अगर इसके ऑप्शंस को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ऑप्शन सी है, आर्टिकल 52, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 120, वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो इसमें कह रहा है द एग्जीक्यूटिव, इसमें ऑप्शंस को अगर आप देखें, पहले ऑप्शंस को आप देख लीजिए, तो इसके ऑप्शंस में 1 और 2 जो होगा, ए जो है वो इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। सो एग्जीक्यूटिव, मैं पढ़ देता हूँ ऑप्शंस को। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. Second है, without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the defense forces of the union shall be vested in the president and exercise thereof shall be regulated by law. तो जो आप सब जानते होंगे कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है वो प्रेसिडेंट के पास होता है, और प्रेसिडेंट इज़ कंसीडर्ड एज द चीफ ऑफ ऑल आर्मी विंग। तो इसमें अगर देखें तो दोनों जो हो जाएगा वो दोनों करेक्ट आंसर हैं। तो इसका ए जो होगा, इट्स अ राइट आंसर। फिर आप 121 को देखेंगे, तो इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव पावर अ गवर्नमेंट में डू एनी एक्ट प्रोवाइडेड। तो अगर इसके ऑप्शंस को आप देखेंगे तो बी इज़ द राइट आंसर, ऑल आर करेक्ट।
मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ. इट इज़ नॉट एन एक्ट असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी सच एज लेजिस्लेचर और द जुडिशियरी और द पब्लिक सर्विस कमीशन. फिर इट इज़ नॉट कंट्री टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लॉ. द पावर्स रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट अ पॉलिसी आर नॉट अवेलेबल फॉर द एग्जिस्टिंग लॉ. तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये तीनों होगा. सो ऑल इसमें जो होगा आपका 121 में वो बी, ऑल आर करेक्ट. फिर अगर आप 122 को देखेंगे तो विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो उसमें जो हो जाएगा आपका वो आपको बी हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट. फिर अगर आप 123 को 123 को देखेंगे 123 को, तो उसमें कह रहा है कि विच ऑफ द एबव इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल द जुडिशरी नॉट एंटर और इन्वॉल्व. तो इसमें जो है आप अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो इसमें जो डी है बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. सो पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड पॉलिसी इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस, ये होगा आंसर. फिर 124 को अगर आप देखें, द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, आर्टिकल 54, है ना. तो अगर आप 125 को देखेंगे, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ. तो 125 में जो है वो आपका डी होगा, बोथ ए एंड बी. अगर मैं ऑप्शंस को पढ़ूँ तो ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स. सो पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो एमपीज़ होते हैं वो और जो एमएलएज होते हैं वो बोथ टेक पार्ट इन दैट. सो एंड इट इज़ इनविसाज्ड इन आर्टिकल 54 जो कि हमने 124 में देखा. तो 125 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, बोथ ए एंड बी. 126 को अगर हम देखें, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़. तो इसके अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो इसका जो ए होगा इट्स अ राइट आंसर, टू प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्टर्स टू द इलेक्ट द प्रेसिडेंट, सॉरी. सो इट्स अ राइट आंसर. फिर आपको 127 में अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो अगर इसके ऑप्शंस को आप देखें तो सी इज़ द राइट आंसर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. अब हम मूव करते हैं 128 की तरफ. 128 जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट. और अगर इसके ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे बी इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 56. फिर कह रहा है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी लिमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो 129 के अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो ऑल ऑफ देम इज़ द राइट आंसर. सो प्रेसिडेंट, मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ. द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस. फिर है प्रेसिडेंट में बाय वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट एंड द प्रेसिडेंट शैल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. सो यहाँ पे कहा गया है कि जो टर्म होता है प्रेसिडेंट का वो किस तरह से लिमिट किया गया है. तो चाहे तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है, या फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है तो उस केस में भी प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ सकता है, या फिर अगर सिंपल जो टेन्योर होता है वो अगर उनका कंप्लीट हो गया है तो जब तक नेक्स्ट सक्सेसर नहीं आ जाते हैं तब तक वो अपने ऑफिस में बने रहते हैं. उनके आने के बाद ये इनको छोड़ना पड़ता है. सो ये हो गया एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन. फिर आप अगर देखें 130 को, तो द एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ द बेसिस ऑफ डैश द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये आपका जो है वो आर्टिकल 57 में गिवन है री इलेक्शन के बारे में. 131 अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशंस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 131 को अगर हम देखें तो ऑल ऑफ देम इज़ द करेक्ट आंसर. सो सिटीजन, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, completion of the age of 35 years, having qualifications for election as a member of the House of the People, and all of them. So all of them is the right answer. प्रेसिडेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है. तो सबसे पहले तो भारत के नागरिक होने चाहिए, उनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए,
और उनके पास लोकसभा के इलेक्शन के जो क्राइटेरिया हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जो उनके मेंबर बनने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो उनको क्लियर करना होगा। तो ये हो गया। फिर अगर 132 हम देखें, इन ऑर्डर टू प्रूव द इनकरिंग ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो अगर इसको हम देखें तो इसमें भी जो है डी ऑप्शन ही होगा, ऑल ऑफ देम। ही अ परमानेंट ऑफिस, इनकम और प्रॉफिट एक्वर्ड फ्रॉम दैट ऑफिस, द कैंडिडेट हेल्ड दैट ऑफिस एंड ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। 133 अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो इसमें ए ऑप्शन होगा 1, 2 and 3। सो द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस प्रॉफिट, द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिस्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। फिर आपका 134 वो कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई जाती है, गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, वो कौन दिलाते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा 134 में वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके ऑप्शन होगा डी, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। फिर आपका 135 जो है वो कह रहा है, व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्जेस शैल बी प्रीफर्ड बाय डैश ऑफ द पार्लियामेंट। अगर 135 के ऑप्शंस आप देखें तो सी इज़ द राइट आंसर, ईदर हाउस, है ना, ईदर हाउस हो जाएगा। उसमें जो इम्पीचमेंट का उनका प्रोसेस होता है, राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको इम्पीचमेंट बोला जाता है। और इम्पीचमेंट जो होता है वो ईदर ऑफ द हाउस, मतलब किसी भी हाउस से इनिशिएट किया जा सकता है। फिर अगर 136 को हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैंडेटरी टाइम लिमिट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 62 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो 136 में हम देखें तो डी ऑप्शन जो होगा, डी जो 1 and 2 है, इट्स अ राइट आंसर। बिकॉज अगर ऑप्शंस को हम पढ़ें, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी completed within the time fixed by the article and there is no provision for extension of this time limit. Second, because of the rigidity of the time limit, the election must be held and completed before the expiration of the outgoing president, notwithstanding the fact that at the time of such election the legislative assembly of a state has been dissolved. So both are correct. 137 को देखें, द वाइस प्रेसिडेंट शैल डैश बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो 137 का अगर देखें तो एक्स ऑफिसियो यहाँ होगा। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो जो हमारा ऊपरी सदन है, जिसको हम राज्यसभा भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, उसके वो चेयरमैन हो जाते हैं। तो जो भी राष्ट्रपति बनेंगे वो राज्यसभा के ऑटोमेटिक चेयर बन जाएंगे और उसी को लीगल टर्म में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बोला जाता है। सो वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फिर आपका 138 अगर देखें हम तो, व्हेन द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ओइंग टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज, डैश शैल डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंटिल द डेट ऑन विच द प्रेसिडेंट रिज्यूम्स ड्यूटीज़। तो 138 का अगर हम देखें तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उनके, अगर वो बीमार हैं या फिर वो एब्सेंट हैं या किसी कारण से वो नहीं हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राष्ट्रपति के ऑफिस को एज्यूम कर लेते हैं जब तक कि वो नहीं आ जाते हैं ना। फिर आपका 139 जो है वो कह रहा है, एन इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कंसिस्ट ऑफ। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें जो ए होगा वो आंसर होगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। फिर अगर हम 140 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो इसका जो होगा बी होगा, आर्टिकल 67। अगर हम 141 को देखें, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू होम, तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, प्रेसिडेंट। जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, उन्हें अगर उन्हें रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को देते हैं। फिर जो है 142, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द ओथ टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो शपथ होती है वो कौन दिलाते हैं, उनकी गोपनीयता, उनके पद की जो शपथ होती है उनको कौन दिलाते हैं। तो 142 अगर आप देखें तो इसका होगा डी, प्रेसिडेंट।
फिर 143 अगर हम पढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो 143 के जो होगा बी होगा आंसर, 1, 2 एंड 3। मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट of or in connection with the election of a president or vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision shall be final. Subject to the provisions of the Constitution, Parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of president or vice president. The election of a person as president or vice president shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever the reason among the members of the electoral college electing him. So all are correct. सो इसमें जो हो जाएगा 143 में वो आपका बी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। फिर आपका 144 है, द पुलिस पावर ऑफ द स्टेट कैनॉट बी डैश, तो 144 में डी हो जाएगा, इट कैनॉट बी एब्सोल्यूट, इट कैनॉट बी आर्बिट्ररी, इट कैनॉट बी ऑपरेसिव। तो ये तीनों नहीं हो सकते। जो पुलिस का पावर है वो आर्बिट्ररी भी नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट भी नहीं हो सकता, ऑपरेसिव नहीं हो सकता। बिकॉज पुलिस जो होती है, अगर आप आपने पढ़ा होगा, पुलिस इज़ द स्टेट सब्जेक्ट। पुलिस जो होती है वो राज्य का विषय होता है, वो राज्य सरकार के अधीन आती है, तो उसके अधीन ही उसको काम करना पड़ता है। तो वो ऑपरेसिव भी नहीं हो सकती, वो जनता के हित के खिलाफ भी नहीं जा सकती, वो एब्सोल्यूट पावर भी उसके पास नहीं है, वो जो चाहे वो नहीं कर सकती, या फिर आर्बिट्ररी भी नहीं हो सकती, वो मनमौजी अपने काम नहीं कर सकती है ना। और दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट गवर्नमेंट। फिर अपना 145 वो कह रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 73 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल एक्सटेंड। अगर इसके ऑप्शंस को आप देखें 145 के, तो ए इज़ द राइट आंसर, 1 एंड 2। मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। टू द मैटर्स with respect to which Parliament has power to make laws, to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty or agreement. फिर आपका 146 है, वो कह रहा है, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज। 146 का जो बी है, क्लॉज 1D, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर 147 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो 147 के ऑप्शंस को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो आपका डी है 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। मैं पढ़ देता हूँ ऑप्शंस को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सच एडवाइस। सेकंड है द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस टेंडर बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इंक्वायर्ड इनटू इन एनी कोर्ट। फिर आपका 148 जो है वो कह रहा है, which of the following can be used to interpret the articles 74 to 75 of the Indian Constitution। तो अगर आप 148 को देखेंगे तो उसमें बी जो है ब्रिटिश कन्वेंशंस, वो आपका राइट हो जाएगा, वो राइट आंसर है। फिर आप 149 को देखें, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो 148 को अगर आप देखें तो बी हो जाएगा, 15%। 15% से ज़्यादा जो है वो मिनिस्टर्स को नहीं बनाया जा सकता, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, है ना। वो लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर आपका 150, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर करेक्ट। 150 को का जो ऑप्शन है उसको अगर आप देखेंगे तो जो सी है 1 एंड 2 इट्स अ राइट आंसर। मैं पढ़ देता हूँ, ऑल मेंबर्स ऑफ अ गवर्नमेंट आर यूनानिमस इन सपोर्ट ऑफ इट्स पॉलिसीज एंड एग्जिबिट द यूनानिमिटी और पब्लिक ओकेजन्स ऑल्दो वाइल formulating the policies they might have differed in the cabinet meeting. Second are the ministers who had an opportunity to speak for or against the policies in the cabinet are thereby personally and morally responsible for its success and failure. फिर आपका 151, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स आर स्पेसिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स। तो 151 के अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो बी होगा, सेकंड शेड्यूल में उनके अलाउंसेस और सैलरी के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर आप 152 को देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है ना। तो अगर 152 के ऑप्शंस को आप देखेंगे
तो सी होगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। फिर आप 153 को अगर देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 77 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो इसके ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 153 जो है उसका सी होगा आंसर, है ना। बोथ आर करेक्ट। मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स for more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among the ministers of the said business। सो पोर्टफोलियो जो डिवीज़न होता है, जो पोर्टफोलियो जो कि ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डिवाइड होता है, वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं, उन्हीं को वो अलॉट करना होता है। जो 144 है वो कह रहा है द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 79। फिर कह रहा है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज मेंशन्ड इन आर्टिकल डैश, तो इसका हो जाएगा ए, आर्टिकल 80। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज आर करेक्ट, तो 156 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। ऑप्शंस को मैं पढ़ देता हूँ। द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स to be filled by representatives of the states and of the union territories shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the 4th schedule। फिर अगर सेकंड को मैं पढ़ूँ, द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और स्पेशल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर्स। तो जो 156 है आपका, उसमें ए इट्स राइट आंसर, बोथ आर करेक्ट। फिर आपका 157 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ राज्यसभा। तो अगर इसके ऑप्शंस को आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि सी ऑप्शन जो है 1 and 2 इट्स राइट आंसर। द राज्यसभा अपर चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट इज फॉर्म टू विच एक्सपीरियंस्ड पब्लिक फिगर्स टू गेट एक्सेस विदाउट गोइंग थ्रू द डीन एंड बस्टल ऑफ द जनरल इलेक्शन है। फिर राज्यसभा एक्ट्स एज अ रिवाइजिंग चैम्बर ओवर द लोकसभा। फिर आप 158 को अगर आप देखेंगे, द कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज़ बीन मेंशन इन आर्टिकल डैश, तो 158 का ए हो जाएगा 81। जो लोकसभा के बारे में लोकसभा की कंपोजिशन के बारे में बात हुई है वो हमारे आर्टिकल 81 में हुई है ना। तो अगर 159 को हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हाउस ऑफ द पीपल इज आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो 159 का ए हो जाएगा, जैसे कि 1 and 2। मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। देयर शैल बी अलॉटेड to each state a number of seats in the house of the people in such manner that the ratio between that number and the population of the state is so far as practicable the same for all states, and each state shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is so far as practicable the same throughout the state। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे जितने भी 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, और जो भी यूटीज़ हैं उनमें डिवाइड कर दिया गया है कि हमारे राज्यसभा के लिए कितने मेंबर सिलेक्ट होंगे और लोकसभा के लिए कितने मेंबर्स होंगे। जैसे बिहार का आपको 40 लोकसभा का स्ट्रेंथ है, वैसे ही आपको वेस्ट बंगाल का 42 है। तो इसी तरह से जो भी आपके स्टेट्स हैं उनका फिक्स रहता है, और वो वैरी करता है आपको पॉपुलेशन और टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से, है ना। फिर आप अगर 160 को देखें, हाउ मेनी सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द हाउस ऑफ द पीपल, तो 160 में अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो सी होगा, है ना। 6 सीट्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से लोकसभा के लिए अलॉटेड है। फिर आप 161 को देखिए, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द ईच सेंसस द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल टू द स्टेट्स and the division of each such state is into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as parliament may by law determine। This clause is associated with which of the following articles of the Indian Constitution। तो 161 के ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो बी इट्स राइट आंसर, आर्टिकल 82। फिर आप 162 को अगर देखें, द टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज, ऑप्शंस को अगर आप देखें तो 5 years, बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा।
यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे कि लोकसभा जो है वो हर एक 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाता है। वो जनरली 5 साल के बाद इलेक्शंस जो होते हैं वो जनरल इलेक्शंस, उसमें फिर से जो नए चुन के सदस्य आते हैं उनको फिर से मौका मिलता है। बट राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। बट एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा गेट रिटायर्ड ऑटोमेटिकली, है ना। तो वहाँ पे ये एक प्रोविज़न है। अगर आप देखें 164 को, तो द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज, इसका आंसर होगा डी 25 ईयर्स। फिर आपका 165, हु अमंग द फॉलोइंग में प्रोरोग द हाउस और ईदर हाउस और डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल। 165 में जो अगर आप देखेंगे तो बी होगा, प्रेसिडेंट। फिर आप 166 को देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन द प्रेसिडेंट डिलीवर द स्पेशल एड्रेस टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो 166 में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, बोथ ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ। एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल। फिर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। फिर आपका 167, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो अगर 167 के आप ऑप्शंस को देखेंगे तो सी इज़ द राइट आंसर, बोथ आर करेक्ट, है ना। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फिर आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल एज सुन मे बी चूज अ मेंबर ऑफ काउंसिल टू बी डेप्यूटी चेयरमैन देयर ऑफ, एंड सो ऑफन एज द office of deputy chairman becomes vacant, the council shall choose another member to be the deputy chairman thereof. फिर आपका 168, ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स द डैश शैल एक्ट एज अ चेयरमैन। 168 को अगर आप देखें तो ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, डेप्यूटी चेयरमैन। फिर 169 देखें, द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर इज मेंशन इन आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका होगा सी, आर्टिकल 93। फिर आपका द पावर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर और other person to perform the duties of the office or to act as speaker in mentioned article dash of the Indian Constitution। 170 का होगा बी, आर्टिकल 95। फिर आप अगर आप देखें आर्टिकल 97 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका हो जाएगा सी, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। फिर अगर आप 172 को देखें, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट आर स्पेसिफाइड इन डैश, तो इसका हो जाएगा बी, सेकेंड शेड्यूल। फिर आप 173 को देखें, ओथ और अफर्मेशन बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन मेंशन्ड इन डैश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका हो जाएगा आपको बी, थर्ड शेड्यूल। फिर अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स द कोरम टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल बी डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, तो इसका हो जाएगा डी, 1/10। फिर है, इफ़ फॉर अ पीरियड ऑफ डैश डेज अ नंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग देयर ऑफ द हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वैकेंट। 175 के ऑप्शन को आप देखें तो 60 डेज यानी 2 महीने आपके जो हैं, अगर कोई मीटिंग में भाग नहीं लेता है जो मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल है, एब्सेंट रहता है, तो जो स्पीकर हैं उनका डिसीजन हो सकता है कि वो जिस कंस्टिट्यूएंसी से चुन के आए हैं उसको वैकेंट कर दें। फिर आप 176 को देखें, पर्सन शैल बी डिसक्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ इज सो डिसक्वालीफाइड अंडर द डैश शेड्यूल, तो 176 में डी हो जाएगा, 10th शेड्यूल। फिर आपका 177 देखें, बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन एनी सच क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द डैश एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन। 177 में जो अगर आप ऑप्शन को देखें तो सी होगा, इलेक्शन कमीशन। फिर अगर आप 178 को देखेंगे, आर्टिकल 105 इज एसोसिएटेड विद द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे, तो 178 के ऑप्शंस को आप देखेंगे तो डी होगा, ऑल ऑफ देम पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़, है ना। अगर 179 में पढ़ो, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर मेंशन्ड इन आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें हो जाएगा ए, आर्टिकल 106। फिर है, एन ऑर्डिनरी बिल में ओरिजिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसमें हो जाएगा आपको सी, ईदर हाउस।
फिर अगर मैं आपको 181 पढ़ूँ, आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज, तो इसके अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बी जो है ऑप्शन, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस, है ना। 182 अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मनी बिल इज आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1, 2 एंड 3। मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। वो मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो मनी बिल होता है उसको कभी भी राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऊपरी सदन में पारित नहीं किया जा सकता, उसको पेश नहीं किया जा सकता। फिर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कैन रिटेन अ मनी बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीट फ्रॉम द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा ने जब उसको भेजा है राज्यसभा में, उसके 14 दिन के तक वो वहाँ पे रह सकता है। 14 दिन के बाद उसको फिर रिटेन कर लिया जाएगा। फिर आपका थर्ड जो है वो कह रहा है द हाउस ऑफ द पीपल में ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स मेड इन अ मनी बिल। जो लोकसभा है, जो हाउस ऑफ द पीपल है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है जो रिकमेंडेशन हमारे राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने मनी बिल के रिगार्डिंग बताया है या बनाया है। तो ये था हमारा 183। अगर हम देखेंगे तो वो कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स द डिसीजन वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका डिसीजन जो होता है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा पर डिपेंड करता है। वो उनका जो निर्णय होता है वो फाइनल होता है, वो सुप्रीम होता है, एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता है ना। आपका 184 को अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो 184 में जो अगर डी आप देखें तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ देम। मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। फिर है द सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन पेबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो ये जो जिनकी बारे में हमने बात किया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, या फिर डेप्यूटी चेयरमैन हो गए स्टेट राज्यसभा के, या फिर चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, फिर आपके स्पीकर हो गए, डेप्यूटी स्पीकर हो गए लोकसभा के, तो प्रेसिडेंट हो गए, तो इनके जो सैलरीज हैं, अलाउंसेस है, पेंशन्स हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, और उनको उसको किसी भी कीमत पे किसी भी सिचुएशन में बंद नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी में ही उसको रोका जा सकता है। अदरवाइज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपके स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं, ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनके पेंशन्स और सैलरीज को रोका नहीं जा सकता। 185 अगर हम देखें, एज सुन एज मे बी आफ्टर द ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 113 of the Indian Constitution have been made by the House of the People, there shall be introduced a bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of India of all monies required to meet। इसके ऑप्शंस को अगर आप देखें तो इसका सी होगा बोथ 1 and 2। मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। द ग्रांट्स टू मेड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया बट नॉट एक्सीडिंग इन केस ऑफ द नेशनल इन द केस ऑफ अमाउंट सोन इन द स्टेटमेंट्स प्रीवियसली लेड बिफोर द पार्लियामेंट। 186 को अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो इसका होगा सी बोथ 1 and 2। 187 a bill which if enacted and brought into operation would involve expenditure from dash of Indians shall not be passed by either of the house of the parliament unless dash has recommended to that house of consideration of the bill। 187 के अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो बी होगा कंसोलिडेटेड फंड एंड प्रेसिडेंट। अगर 188 में पढ़ूँ, who among the following presides over the joint sittings of the two houses, तो इसमें आपका आंसर होगा बी प्रेसिडेंट। 189 को अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो इसमें होगा आपका सी बोथ 1 and 2। ऑप्शंस को मैं पढ़ देता हूँ। चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स और स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे परमिट एनी मेंबर हु कैनॉट एडिक्वेटली एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन हिंदी और इन इंग्लिश टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग।
फिर नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एनी ऑफ अ हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज एक्सेप्ट अपॉन अ मोशन ऑफ प्रेजेंटिंग एन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट प्रेइंग फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस एज हियर एंड बिफोर हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई भी सदस्य जो कि लोकसभा का सदस्य है और उसको हिंदी या इंग्लिश में बोलने में दिक्कत होती है तो उसको मदर टंग में बोलने के लिए परमिट किया जा सकता है बाय द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन एंड स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो कह रहे हैं कि किसी भी जो ऑनरेबल जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनके कंडक्ट को, उनके बिहेवियर को डिस्कस नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट में एक्सेप्ट उनके रिमूवल से रिलेटेड कोई अगर बात करनी है जो प्रेसिडेंट को देनी है तो वो उस मैटर पे हो सकती है। उसके अलावा कोई भी उन्होंने अगर अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ डिस्चार्ज किया है फंक्शंस को तो उसके रिगार्डिंग कोई भी बिहेवियर या कोई भी डिस्कशंस को हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते पार्लियामेंट में। फिर आपका 190 व्हेन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन द डैश में प्रोमलगेट द लॉज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस नोन एज ऑर्डिनेंसेस। 190 के ऑप्शंस को अगर आप देखें तो इसमें बी होगा प्रेसिडेंट। फिर आपका 191 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑन ऑर्डिनेंस इज आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो इसमें होगा ए 1, 2 and 3। ऑप्शंस को मैं पढ़ देता हूँ। एन ऑर्डिनेंस में बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव बट अ लेजिस्लेटिव एक्ट। ऑल द एंट्रीज इन द लेजिस्लेटिव लिस्ट विच आर अवेलेबल टू पार्लियामेंट कैन बी अप्लाइड टू अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट। एन ऑर्डिनेंस cannot do what parliament could not do by enacting act। फिर आपका द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय डैश, तो 192 के ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो सी होगा प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। फिर आपका 193 अ पर्सन शैल not be qualified for the appointment of a judge of the Supreme Court unless he is a citizen of India। and 193 के ऑप्शंस को आप देखेंगे तो डी होगा, है ना। 1, 2 and 3 मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। हैज़ बीन एट लीस्ट 5 years a judge of a high court or 2 or more such courts in succession, has been for at least 10 years an advocate of a high court or 2 or more such courts in succession, is in the opinion of president is a distinguished jurist। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए आपकी क्या क्या योग्यताएं हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करते हैं उनको क्या क्या देखना होता है, तो उसकी योग्यताएं के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पे की गई। जैसे सबसे पहले आपको जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हैं वो कम से कम 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में जज रहे हों। एक से ज़्यादा अगर रहे हैं तो वो सक्सेशन में हो जाएगा, गिना जाएगा। या फिर उन्होंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो मोर देन एटलीस्ट 10 years, कम से कम 10 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस की। या फिर इसके अलावा प्रेसिडेंट के नज़र में जिस व्यक्ति को वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट करना चाहते हैं इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आई ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये होगा। सो अगर ऑप्शंस को हम 193 के देखेंगे तो डी इज़ द राइट आंसर। 1, 2 and 3 ऑल होगा। फिर आपका विच ऑफ द अबव क्वालिफिकेशंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो 194 देखेंगे तो फिर आपका डी हो जाएगा 1, 2 and 3। 195 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो 195 के देखेंगे तो ए होगा 1, 2 and 3। मैं पढ़ देता हूँ। नो अपॉइंटमेंट ऑफ एनी जज टू द सुप्रीम कोर्ट और एनी हाई कोर्ट कैन बी मेड अनलेस इट इज़ इन द कन्फॉर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर होगा द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इफ कंसिडर्ड फिट टू होल्ड द ऑफिस। फिर इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ओनली लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू वुड बी अवेलेबल। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबने सुना होगा कि जो अपॉइंटमेंट होते हैं जजेस के टू द हाई कोर्ट, टू द वेरियस हाई कोर्ट्स अक्रॉस द इंडिया और फिर सुप्रीम कोर्ट में, वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होते हैं। और कॉलेजियम सिस्टम में जो होते हैं वो आपके सीनियर मोस्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसमें जो चेयरमैन होंगे वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड 4 मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस वो होते हैं, वो उसके मेंबर होते हैं। फिर अगर आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट जो होंगे वो कॉलेजियम के चेयरमैन हो जाएंगे, और फिर आपको जो अदर सीनियर मोस्ट जज होंगे वो उसके मेंबर होंगे।
तो इनकी रिकमेंडेशन पे ही प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। इट्स अ प्रैक्टिकल डी फैक्टो प्रोसेस आई मेंशनड हियर। तो ये एक मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिकली क्या होता है ना। और इसके अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्टली एलिवेट किया गया है, जो कि अगर मैं आपको बताऊं कि इंदु मल्होत्रा and other several judges who elevated as the judge of the Supreme Court while they are practicing in Supreme Court for more than decades or at least 10 years। तो उन्होंने 10 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस की थी और उनको सीधा एलिवेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं हम इस रिगार्डिंग में। फिर अगर हम देखें 196 इन द एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द ड्यूटीज़ of the office shall be performed by such one of the other judges of the court as the dash may appoint for the purpose। 196 के ऑप्शंस को देखेंगे तो सी होगा प्रेसिडेंट। फिर आपका 197 है हु अमंग द फॉलोइंग मे बी रिक्वेस्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट टू सिट एंड एक्ट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो 197 के ऑप्शंस को अगर आप देखें तो इसमें होगा सी बोथ ए एंड बी। मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। द पर्सन हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द पर्सन हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ अ जज of a high court and is duly qualified for the appointment as a judge of the supreme court। 198 अगर मैं पढ़ूँ pick the correct statements regarding the power to punish for the contempt of supreme court। ऑप्शंस को अगर आप देखें तो सी जो होगा वो ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2। मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पावर टू पनिश इज नॉट द protection of the judges personally from imputation to which they may be exposed as individuals, but protection of the people themselves from the mischief by the will incur if the authority of the tribunal is impaired। फिर आपका contempt proceedings cannot be initiated for a matter not included in the original writ petition। फिर आपका 199 the seat of supreme court is in। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ए होगा दिल्ली। फिर आप पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट। तो अगर 200 को आप देखेंगे ऑप्शंस को तो ए होगा। 1, 2 and 3 में ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन or more other state on the other, between 2 or more states। 201 को अगर मैं पढ़ूँ आर्टिकल 131 कैपिटल ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज एक्सक्लूसिव jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू द क्वेश्चन एज टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और सेंट्रल लॉज इज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड ओमिटेड बाय द। तो अगर इसका आंसर आप देखें 201 में ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो बी इज राइट आंसर 43rd अमेंडमेंट एक्ट। 202 को अगर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे सो ए इज द राइट आंसर 1 and 2। मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरटेन अ प्ली विच वॉज नेवर रेज्ड बिफोर द हाई कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट वुड नॉट इन एन अपील अंडर आर्टिकल 132 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरफेयर विद द फाइंडिंग ऑफ अ फैक्ट। सो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो कभी भी या हाई कोर्ट भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस डज नॉट इंटरटेन अ मैटर ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द फैक्ट्स। वो फाइंडिंग्स ऑफ द फैक्ट्स पे इंटरटेन नहीं करते हैं। दे रियली इंटरटेन द मैटर्स ऑन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रोविजंस विच are repugnant to the constitution, the provisions of the constitution, or which is not consistent with the provisions of the constitution। तो वहाँ पे आप जाके फैक्ट्स फाइंडिंग्स के बारे में इंटरफेयर नहीं करा सकते। वो आपको लोअर कोर्ट का जो डिसीजन होता है दे मोस्टली रिलाई ऑन दैट। फिर अगर आप 203 को देखें, अ प्रोसीडिंग इज अ सिविल प्रोसीडिंग ओनली इफ इट रिलेट्स टू अ सिविल राइट एंड वेयर द एक्शन विच इज चैलेंज affects the civil rights of the petitioner। On this principle which of the following have been held।
तो अगर इसके 203 के ऑप्शंस को अगर आप देखें तो ए होगा इसका आंसर। 1, 2 एंड 3 मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। फॉर अ रिट टू क्वेश्चन एन ऑर्डर टर्मिनेटिंग द पिटिशनर सर्विस, फॉर अ रिट टू क्वेश्चन एन ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन रिलेशन टू प्रोसीडिंग फॉर रिजेक्टमेंट, फॉर अ रिट टू क्वेश्चन प्रोसीडिंग अंडर द टैक्सेशन ऑफ इनकम टैक्स 1947। 204 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंस्टेंसेस ऑफ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ इज आर करेक्ट अंडर आर्टिकल 133 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके ऑप्शंस को अगर आप देखें तो ए जो होगा वो राइट होगा, ऑल आर करेक्ट। मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। वेदर अ कस्टम हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, वेदर देयर हैज़ बीन अ चेंज ओवर ऑफ अ सॉवरेनिटी, वेदर ऑन द फैक्ट्स फाउंड ट्रांजैक्शन इज अ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स। फिर अगर 205 को देखें, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रिमिनल अपील्स। इसमें आंसर अगर आप देखेंगे तो डी होगा, ऑल ऑफ देम। मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। इफ द हाई कोर्ट ऑन अपील रिवर्सेस द डिसीजन ऑफ एन अक्यूटल ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ, इफ द हाई कोर्ट हैज़ विड्रॉन फॉर ट्रायल to itself any case from a subordinate court and after trial sentenced him to death, high court shall have the power subject to any rules to be framed by the Supreme Court to certify any criminal case as fit for the appeal to the Supreme Court. फिर अगर 206 को देखें, until parliament by law otherwise provides, the dash shall have also jurisdiction and power with respect to any matter to which the provisions of article 133 or article 134 of Indian Constitution do not apply, if jurisdiction and powers in relation to that matter were exercisable by the federal court. तो इसके ऑप्शंस को हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर। फिर 207, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज़ स्पेशल लीव पिटिशन SLP हैज़ बीन हेल्ड टू बी नॉट मेंटेनेबल। तो इसके ऑप्शंस को हम देखें तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ देम। अगेंस्ट अ डिसीज पर्सन, मेयर अमाउंट इन्वॉल्व इन द मैटर, अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स रिजेक्टिंग रिव्यू पिटिशन। इन सब के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली SLP फाइल कर सकते हो। फिर आपका 208 जो है वो कह रहा है, इन अ क्रिमिनल केस द सुप्रीम कोर्ट विल ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील ओनली इन दोज केसेस। तो इसके ऑप्शंस को अगर आप देखिए 208 के, तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ देम। where it is shown that exceptional and special circumstances exist, substantial and grave injustice has been done, where the case in question presents features sufficient gravity to warrant a review of the decision appealed against. फिर अगर 209 को देखें, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ made by parliament or the power to review any judgment, pronounces or order made by it. 209 के ऑप्शंस को अगर आप देखें तो ए इज राइट आंसर, हाई कोर्ट। फिर 210 पे मैं चलूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। 210 को अगर 210 को हम देखें तो सी इज़ द राइट आंसर, 1 and 2। मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुरिडिक्शन एंड पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट एज पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुरिडिक्शन एंड पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी matter as the government of India and the government of any state may by special agreement confer if parliament by law provides for the exercise of such jurisdiction and power by the Supreme Court. फिर नेक्स्ट 211 पे हम चले तो सॉरी मैंने 210 का आंसर नहीं बोला ना, 210 का आंसर हो जाएगा 1 and 2, सी हो जाएगा। 211 पे चले, सच supplemental powers which are conferred upon the Supreme Court by the Parliament and are not inconsistent with any of the provisions of the Constitution desirable for the purpose of enabling the court more effectively to exercise the jurisdiction conferred upon it by or under this Constitution are known as। ऑप्शंस को अगर आप देखें 211 के तो ए इज़ द राइट आंसर, एंसिलियरी पावर्स। फिर आप रिगार्डिंग द 212 को देखें, रिगार्डिंग द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 212 का आंसर हो जाएगा ए, ऑल आर करेक्ट। मैं ऑप्शन को पढ़ देता हूँ। इट इज़ द पहले ऑप्शंस को मैं पढ़ देता हूँ। The Supreme Court is the final arbiter on the interpretation of the Constitution. It is the duty of the Supreme Court to interpret the Constitution. It is the duty of the Supreme Court to uphold the constitutional values and enforce constitutional limitations as the ultimate interpreter of the Constitution.
सो 213 को मैं देखूँ विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो 213 का ए हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। 214 को मैं अगर देखूँ बाय रीजन ऑफ द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ कम्पीटेंट फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू डू सब्सटेंशियल जस्टिस। अगर 214 के ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ। टू एक्सटेंड द बेनिफिट of its judgment to a case which is not in appeal where the interest of justice so requires, to override any interim order obtained from a subordinate court which might defeat the decree passed by the Supreme Court, to make some other order where the judgment of the High Court was otherwise liable to be set aside. And these are all of them, so all of them is the right answer. 215 को अगर मैं देखूँ, all authorities civil and judicial in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court. Which of the following statements is are correct in this regard? 215 में जो होगा ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो ए इज़ द राइट आंसर, 1 and 2। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। वेयर द contemner in the Union of India, the court will proceed against the secretary of the relevant ministry. सेकेंड जो है आपका, इंस्टेड ऑफ प्रोसीडिंग इन कंटेम्प्ट द सुप्रीम कोर्ट में अवार्ड एग्जाम्पलरी कॉस्ट अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग गवर्नमेंट। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी मेड बाय द डैश। 216 का आंसर होगा बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द डैश, इसका होगा आपको ए, प्रेसिडेंट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिसर ऑफिस ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज CAG इन शॉर्ट, इंक्लूडिंग ऑल सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन शैल बी चार्ज अपॉन डैश। तो 218 की अगर हम बात करें तो ए इज़ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। अगर हम 219 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑडिटर रिपोर्ट्स इज आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो 219 जो होगा उसमें सी जो है 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। द रिपोर्ट्स ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, and the reports of the comptroller and auditor general of India relating to the accounts of the state shall submitted to the governor of the state who shall cause them to be laid before the legislature of the state। 219 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1 and 2। 220 को अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द डैश, तो इसका हो जाएगा बी, गवर्नर। फिर आपको अगर 221 अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज आर करेक्ट, तो 221 के अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो ए इज़ द राइट आंसर, 1 and 2। ऑप्शंस को मैं पढ़ देता हूँ। द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 156 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म of 5 years from the date of which he enters upon his office। 222 को अगर हम देखें तो द गवर्नर शैल बी इंटाइटल टू सच emoluments, allowances and privileges as may be determined by the dash। तो ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट इज द करेक्ट आंसर। फिर आप 223 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो उसके ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो सी इज़ द राइट आंसर, 1 and 2। मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स अपॉन अ गवर्नर अ पार्डनिंग पावर ऑफ द सेम नेचर एज enjoyed by the British Crown of or the American sovereign, and the scope of the power should be understood accordingly। The power of governor to grant remission under Article 161 of the Constitution is discretionary and matter of policy। अगर हम 224 को देखें, द स्टेट एग्जीक्यूटिव में मेक रूल्स रेगुलेटिंग एनी मैटर विद इन द लेजिस्लेटिव कम्पिटेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट प्रायर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी एक्सेप्ट वेयर अ लॉ सो फ्रेम्ड वुड। इसके ऑप्शंस को अगर आप देखें 224 के ऑप्शन को तो इसका हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शंस को मैं पढ़ देता हूँ। आफ्टर अ फंडामेंटल राइट वोलेट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिक्वायर्स लेजिस्लेशन। 225 जो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फाउंड टू बी करेक्ट, इसका ऑप्शन को मैं देखूं, अगर आप इसका ऑप्शंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सी जो है 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। मैं पढ़ देता हूँ। द गवर्नर हैज सर्टेन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर आर्टिकल 371 क्लॉज 2, 371
A clause 1 subclause B of the Indian Constitution, which the governor has to discharge according to the directions issued by the president and therefore without the need of the consult of his council of ministers. Next है, there are certain functions which cannot possibly be exercised by the governor or ministerial advice, that is reporting to the president under article 356 clause 1 of the Indian Constitution, reserving a bill for consideration of president under article 200 clause 1 of Indian Constitution. इसके आंसर को अगर आप देखेंगे तो 225 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना, 1 and 2. फिर आपका द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द डैश, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको 226 का वो हो जाएगा बी, दैट इज़ गवर्नर. फिर आपका फोर्टियोरिटी मीन्स, तो इसके ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो सी जो है एन आर्ग्यूमेंट विच कंक्लूड्स दैट समथिंग does take place because causes much weaker than those which operate to bring it about are effective in another case is the right answer. फिर up to 28, in which of the following states shall there be a minister in charge of the ट्राइबल वेलफेयर. 228 को अगर हम देखें तो डी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर. 229 को हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो अगर ऑप्शंस को हम देखें तो इज द राइट आंसर 1 and 2. ऑप्शंस को मैं पढ़ देता हूँ. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period cease to be a minister. फिर आपको 230 आप देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरली इज आर करेक्ट, तो इसके ऑप्शंस को अगर देखें तो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर. टू गिव एडवाइस टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर असाइन टू हिम बाय द गवर्नर. फिर टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन ऑल ऑफ देम इसका आंसर हो जाएगा. फिर एब्सोल्यूटिज्म मीन्स, तो इसके ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम. मैं पढ़ देता हूँ. अ स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग एब्सोल्यूट, अ सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट इन विच पब्लिक पावर इज वेस्टेड इन सम पर्सन और पर्सन्स अनचेक्ड एंड अनकंट्रोल्ड by any law or institution, unconditional power of sovereignty vested in a monarch, autocrat or oligarchy. फिर आपका 232, all executive action of the government of a state shall be expressed to be taken in the name of dash, तो इसका हो जाएगा ए, गवर्नर. फिर आपको 233 एक्सेशन का मतलब आपको डी हो जाएगा ऑल ऑफ देम. मैं पढ़ देता हूँ. इज अ मोड ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी एज एन एडिशन टू एक्सरसाइजिंग प्रॉपर्टी बाय नेचुरल ग्रोथ or by application of human labor, is the means by which title to the increments to one's property movable or immovable is acquired whether by natural or artificial means, as accession of a province to an empire applies to the acquisition of title to the increments to one's movable property brought about by artificial means such as labor or the addition of material other than the intermixture of goods or things of the same kind. So all of them is the right answer. 234 को अगर हम देखेंगे, for every state there shall be a legislature which shall consist of dash and dash. तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ए जो है राइट आंसर, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल. बहुत सारे स्टेट्स में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही होती हैं. तो गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली तो होंगे ही होंगे, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो बहुत सारे स्टेट में होता है, बहुत सारे स्टेट में नहीं भी होता है. सो दिस वाज द सेकेंड वीडियो ऑफ द सीरीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो ये था सेकेंड वीडियो हमारे जो सीरीज़ स्टार्ट हुआ है उसका. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो देन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर द वीडियो एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियो ईजिली. और अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट. बाय बाय.